हेलो साथियों, हेलो फ्रेंड्स। मैं अक्षय अग्रवाल फिर से एक नई क्लास लेके आपके सामने। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपके फुल्ली सिलेबस बेस्ड है। जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है। पहला टेस्ट पेपर मैंने अभी कराया, जिसके 50 क्वेश्चंस 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट किए। तो अब हम बढ़ते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51 पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। एलएलपी में, क्योंकि एलएलपी एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, जनरल पार्टनरशिप कॉर्पोरेट बॉडी नहीं होती, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फिक्स किया गया है 50 पर। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, इसमें किसी तरीके की अधिकतम सीमा यानी कि कोई लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स की फिक्स नहीं की गई है। इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है और किसी तरीके की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 3 नंबरों का, 2, 8, 4। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबरों का निकालना होगा तो आप 2 इंटू 8 इंटू 4 का क्यूब रूट निकालेंगे। 2 नंबर होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 नंबर होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके 4th रूट निकालेंगे। तो ये है 64 आएगा। इसका क्यूब रूट निकालने पर 4 आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा 4। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द गुड्स विच आर मीन फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन विद इन द सेम ईयर। अब इस पर आते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। वो वस्तुएं जिन्हें पुनर्विक्रय या उसी वर्ष में आगे उत्पादन के लिए रखा जाता है, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वो गुड्स जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसी साल में यूज कर लेते हैं या रीसेल के लिए यूज करते हैं। कोई भी वस्तु बिना उसका इस्तेमाल जाने फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बताई जा सकती। अगर आपने कोई वस्तु लिया है जिसको आप बेचने वाले हैं या उसको उसी साल प्रोडक्शन के काम में लेने वाले हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर द्वारा अपने कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है। घर में अगर हम चाय पत्ती खरीद रहे हैं, वो हमारे घर के लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर वो कोई चाय का दुकानदार चाय पत्ती खरीद रहा है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके लिए वही चीज इंटरमीडिएट गुड्स होगी। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स शोन इन बैलेंस शीट। फिक्स एसेट्स की जो बैलेंस शीट के अंदर कीमत लिखी होती है वो क्या दर्शाता है? ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होता, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जितने पे आपने खरीदा है। रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं शो की जाती। बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं वो होती है बुक वैल्यू, यानी अभी तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो एसेट कितने की बची है। बैलेंस शीट में हमेशा बुक वैल्यू शो की जाती है। अब आते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, उसमें इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी में कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं? इक्विटी कैपिटल तो जुड़ता ही जुड़ता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जुड़ता है, जितने भी फ्री रिजर्व्स होते हैं। फ्री रिजर्व्स मतलब जिसके बांटने पर कंपनीज एक्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है, जो जनरल रिजर्व्स हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से कमाए गए रिजर्व, ये तीनों चीजें हमारी इक्विटी में ऐड की जाती हैं। ये तीनों मिलाकर के इक्विटी बोला जाता है कंपनी में।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी डन एट। री इश्यू किस प्राइस पर आप कर सकते हैं? देखिए ये ऑप्शन है, फेस वैल्यू पर कर सकते हैं, प्रीमियम पर कर सकते हैं, या डिस्काउंट पर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फॉरफिट करने के बाद री इश्यू पर आप उसको फेस वैल्यू पर भी बेच सकते हैं, प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं, और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। ओरिजिनली शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन री इशू के समय आप प्रति शेयर पर उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना रुपया प्रति शेयर आपने फॉरफिट किया। अगर आपने एक शेयर पर 2 रुपए फॉरफिट किए तो री इशू के समय पर मैक्सिमम एक शेयर पर 2 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो इसका उत्तर है तीनों। इसके बाद आते हैं, when two commodities are perfect substitute, इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होगा? उदासीनता वक्र का अगर दो चीजें पूर्ण विकल्प हैं, जैसे पेन और पेंसिल, अगर हम ये माने कि एक पेन हमारे लिए एक पेंसिल के बराबर है, तो शेप कैसा होगा? आमतौर पे इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कन्वेक्स होता है इंडिफरेंस कर्व, लेकिन इस केस में इंडिफरेंस कर्व निगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा, जहां पर दो चीजें, दो कमोडिटीज एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। इंडिफरेंस कर्व निगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर हम माने कि वो दोनों चीजें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जैसे लेफ्ट पैर का शूज और राइट पैर का शूज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ऐसा पूछता है तो इंडिफरेंस कर्व का शेप एल शेप होगा। इस तरीके का कर्व बनेगा एल शेप। आमतौर पे ये शेप होता है इसका, जिसको कन्वेक्स बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो प्रश्न पूछा है अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो स्ट्रेट लाइन होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। अगर वो दोनों कमोडिटी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं हैं, तो इसका शेप जो होगा वो एल शेप होगा। ये आपको ध्यान रखना है, आमतौर पे ये शेप होता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से। क्विक रेशियो किस चीज को नापने का एक उपाय है? देखिए, क्विक रेशियो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो लिक्विडिटी को नापता है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों को लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है और करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। क्विक रेशियो, करंट रेशियो ये लिक्विडिटी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 8 है। अगर हर फ्रीक्वेंसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मीन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, एक उदाहरण मैंने बनाया है। ये x की वैल्यू है, ये f है, ये fx निकाला गया है। fx की कीमत आ रही है 60 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, इसको n भी बोलते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, या इसको n भी लिख सकते हैं। 60 अपॉन 30 आ रहा है 3। अब हमने यहां सारी फ्रीक्वेंसीज को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 टू द 16 32, हमारा सिग्मा f अब आ रहा है इस केस में 160 और सिग्मा fx आ रहा है 480। वही फॉर्मूला लगाने पर मीन हमारा 3 ही आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को, सारी फ्रीक्वेंसी को किसी एक निश्चित वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका उत्तर जो आएगा वो होगा नो चेंज, किसी प्रकार का उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर वो पहले मीन था 8
तो अभी भी जो मीन आएगा वो 8 ही आएगा। यहां पर आपने देखा कि इंटू 8 करने के बाद भी मीन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अगर पहले मीन 8 था तो अभी भी मीन 8 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं व्हेन शेयर्स आर री इशूड। जब हम शेयर को री इशू करते हैं, पुनः निर्गमन, क्या करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? नहीं। अगर आपने डिस्काउंट पर बेचा है तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर सकते हैं, क्रेडिट होता नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल क्रेडिट होता है री इशू के समय पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तब क्रेडिट हो सकता है जब आप उसको प्रीमियम पर री इशू कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ऑल ऑफ दीज संभव नहीं है। इसका उत्तर होगा शेयर कैपिटल। जब शेयर को री इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, और जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होती है कॉल्ड अप वैल्यू से। ऐसे क्वेश्चन सब लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से। इंडिफरेंस कर्व किससे एसोसिएटेड है? देखिए, उदासीनता वक्र का संबंध किससे है? ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी। देखिए, ये आपने पढ़ा भी है, बहुत प्रसिद्ध। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। मेजर्ड इन नंबर्स। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को ज्यादातर मार्शल ने प्रपाउंड किया था, ये उसका उत्तर नहीं है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी को दिखाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्रम उपयोगिता। आप इसमें ये नहीं बता सकते कि किसी वस्तु से हमें कितना यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप ये बता सकते हैं कि हमें कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, रैंकिंग दे सकते हैं। तो एक है कार्डिनल जो ओल्ड अप्रोच थी, और ये नई है इंडिफरेंस कर्व जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी को शो करता है। यानी आप अपनी यूटिलिटी को नाप नहीं सकते, रैंकिंग दे सकते हैं कि ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो इसका उत्तर ए होगा। देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व को बनाने वाले दो प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे, जे.आर. हिक्स और एलन। 1934 में इन लोगों ने मिलकर पहली बार इसको डेवलप किया था। बाद में हिक्स ने अपनी एक फेमस किताब वैल्यू एंड कैपिटल 1939 में इंडिफरेंस कर्व के बारे में ज्यादा डिटेल में बातें बताई हैं। तो आपको पहले यह समझना है कि इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल को शो करता है, कार्डिनल या मार्जिनल यूटिलिटी को शो नहीं करता है। इसको जे.आर. हिक्स और एलन ने बनाया था। बाद में हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल नाम की किताब में इसको एलोबरेट किया था। तो आप ये जरूर नोट कर लें, वैल्यू एंड कैपिटल नाम की किताब किसने लिखी थी, किस साल में लिखी थी और किस चीज पर लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप इज एन एलिमेंट ऑफ। लीडरशिप किस चीज का एलिमेंट है? देखिए, लीडरशिप के साथ साथ सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये चारों डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर में आते हैं। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका उत्तर है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक इशू से लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल बाद में आया है वो पहले बेचा जाएगा, ये कौन से समय में उपयोग किया जाता है? देखिए, प्राइस आर इंक्रीजिंग। अगर मान लेते हैं कि पहले हमने कोई चीज 6 में खरीदा, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में। अगर हम इंक्रीजिंग को एक एग्जाम्पल मानते हैं कि यहां पर हम लीफो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये बाद की जो स्टॉक है ये पहले इशू हो जाएगा जो महंगा है, और जो पहले खरीदा हुआ है वो बच जाएगा हमारा
अकाउंट्स का जो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाया जाए ताकि हमारा प्रॉफिट कम निकाला जा सके। तो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग जब होता है तो हम हमेशा लीफो मेथड का इस्तेमाल बेहतर मानते हैं। इंक्रीज कर रहा है, लीफो में बाद वाला पहले इश्यू हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक की कीमत कम आएगी। क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट के क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो अगर उसकी कीमत कम लिखी जाएगी तो हमारा प्रॉफिट कम आएगा, जो अकाउंट्स का कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें बताता है करने के लिए। डिक्रीजिंग का में फीफो का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का इस्तेमाल तब होता है जब प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हो। पहले 12 में खरीदा, 11 में, फिर 10 में, 9.5 में, यहां पर हम फीफो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, ये सभी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नाम मात्र का खाता होते हैं, जिनका आधार है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, रियलाइजेशन अकाउंट हो, ये सब की सब नॉमिनल खाते हैं जो कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन के प्रिंसिपल पर चलते हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। ये एक नाम मात्र का खाता है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखिए, यहां शुरू पे 80,000 है स्टॉक, अंत में 20 है, 80 और 20 को जोड़ के आधा करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 50,000। ठीक है, अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। देखिए, सेल्स है 6 लाख, सेल्स 6 लाख है, और जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 20% है, सेल्स का 20% नहीं है, कॉस्ट का 20% है। देखिए, एक शॉर्टकट होता है, अगर हम कॉस्ट को 100 माने और कॉस्ट का 20% प्रॉफिट मान लेते हैं कि कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट इसका 20 है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 120 हो गया। इसको आप 120 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 5 लाख रुपीस। यहां पर हम 5 लाख पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10 टाइम्स। कॉस्ट को 100 मान सकते हैं, कॉस्ट पर 20% यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस हुआ 120, यहां जो आपका सेलिंग प्राइस दिया है वो 6 लाख, 120 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको डिवाइड करने पर ये आएगा 10 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डिसेंट्रलाइजेशन से डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये दोनों सेम है ऐसा होता नहीं है, दोनों सेम नहीं होते हैं, और दोनों अनरिलेटेड होते हैं, ये भी गलत है। अब आपको ये पता करना है डेलीगेशन से डिसेंट्रलाइजेशन होता है या डिसेंट्रलाइजेशन से डेलीगेशन होता है। देखिए, डेलीगेशन का मतलब है हर स्तर पर सुपीरियर द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी का ट्रांसफर करना, और ताकि कि नीचे के स्टाफ भी अपने डिसीजंस को ले सके। जितना अधिक डेलीगेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उतना अधिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो सही उत्तर है डेलीगेशन लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एक प्रोसेस है और डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण उसका परिणाम है। जितना अधिक डेलीगेशन होगा कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उतना अधिक डिसेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
who ensures that all the required material to get the things done is available for workers? देखिए, टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में 8 सुपीरियर्स बताए गए थे, जिसमें गैंग बॉस का ये काम होता है कि वो वर्कर्स को समय पर सही मशीन और टूल्स और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराए। स्पीड बॉस जो है वो स्पीड चेक करता है, डिसिप्लिनेरियन रूल्स वगैरह को चेक करता है, और गैंग बॉस इन सारी चीजों की व्यवस्था करता है कि वर्कर्स को सही समय पर सही मशीन और मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन पे करंट रेशियो दिया है 3.5 और वर्किंग कैपिटल है 2,25,000। देखिए आपको करंट एसेट्स पता करना है। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हम ये रेशियो है 3.5, तो हम करंट एसेट्स को 3.5x मान सकते हैं, करंट लायबिलिटी को x मान सकते हैं। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 2,25,000 इज इक्वल्स टू 2.5x। x की कीमत निकालेंगे तो 90,000 आ रही है। आपसे पूछा है करंट एसेट्स क्या है, तो 90,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट एसेट्स आ रही है 3,15,000। अगर करंट लायबिलिटी पूछता तो करंट लायबिलिटी होती x के बराबर, यानी कि 90,000 के बराबर। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू फर्नीचर इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखिए जब नया मशीन नया फर्नीचर कुछ भी होता है, उसमें जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसके इस्तेमाल को शुरू करने तक वो सब उसी एसेट में जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। हमने नया फर्नीचर बनाया और जो कारपेंटर को वेजेस दिया उसको वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, जबकि उसको फर्नीचर अकाउंट में दिखाना चाहिए था। ये किस प्रकार की एरर है, ये आपको यहां पर बताना है कि ये किस प्रकार की एरर है। देखिए ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलती है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखाते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल दिखाते हैं, तो वो सिद्धांत की त्रुटि एरर ऑफ प्रिंसिपल मानी जाती है। ऑमिशन मतलब भूल जाना, पोस्टिंग मतलब लेजर में पोस्टिंग की गलती, एरर ऑफ कमीशन मतलब होता है गलत अमाउंट में लिख देना या गलत अकाउंट लिख देना, ये वो गलती होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल उसका सही उत्तर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। माल्थस की थ्योरी के बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ा है। ये है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है? देखिए उनकी 5 स्टेज मैंने यहां लिखी है। फर्स्ट स्टेज हाई स्टेशनरी होती है, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है। पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत धीमी होती है। यहां पूछा है फर्स्ट स्टेज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट दोनों हाई होता है। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई होता है, डेथ रेट धीरे धीरे गिरने लगता है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। इसको अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेज में बर्थ रेट गिरने लगता है, डेथ रेट भी गिरता है, लेकिन धीरे धीरे गिरता है। इसमें ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होती है, ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की धीरे धीरे। फोर्थ स्टेज में दोनों लो हो जाते हैं और पॉपुलेशन स्टेबल होने लगती है। इसको बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। आखिरी स्टेज में पॉपुलेशन गिरने लगती है, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट में डेथ रेट ज्यादा हो जाता है, बर्थ रेट कम हो जाती है। इसको डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं। इन 5 में से कोई भी प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ब्रेक इवन सेल्स और एक्चुअल सेल्स में क्या अंतर होता है? देखिए ब्रेक इवन सेल्स वो होती है जहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होता है,
नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, और एक्चुअल सेल्स अगर हमारी उससे ज्यादा है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हुआ कि सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट में पॉजिटिव डिफरेंस बना हुआ है और अभी हमारे पास इतना मार्जिन बचा है सेफ्टी का, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 तक हम लोगों ने किया एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको इससे रिलेटेड बताए, आप इनको नोट करिए। इनको प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो निश्चित ही आपको अपने एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 100 कवर करेंगे, और उसके बाद 25 क्वेश्चन और इस टेस्ट पेपर में बचे हैं, उसको हम लोग उसके अगले क्लास में